जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो। यह वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी और बात समझ में नहीं आएगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी। एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले से पूरे देश के छात्र छात्राएं प्रभावित होने वाले हैं। अगर आप स्कूल, कॉलेज या आपका बच्चा भी पढ़ता है तो भी वो इससे प्रभावित होने वाला है। तो जरूर से देखिए यह पूरा वीडियो और थंबनेल देख के आप मतलब समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर है। यूजीसी का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है ऐसा फैसला जिसको लेकर के सोशल मीडिया बहुत चर्चा है। एक बड़ा तबका है जो इसका विरोध कर रहा है। शुरुआत बिल्कुल शुरू से करनी होगी। 13 जनवरी 2025 यूजीसी ने द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों को डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं, पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इन नियमों का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है यूजीसी का यह नियम? क्या सच में सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ एक तरफा कोई फरमान आया है? क्या यूजीसी के नए नियम की आड़ में सियासी उल्लू को सीधा किया जा रहा है? सब जानेंगे इस वीडियो में। इस पूरी कहानी की शुरुआत जो है उसका सिरा हमें 2016 के साल में ले जाता है। 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला अपने दोस्त के हॉस्टल रूम में उसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। उनके पास से एक नोट मिला था। उस पे लिखा था मैं बर्थ इज में फेटल एक्सीडेंट यानी मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। बाद में जांच हुई तो पता चला रोहित पिछले कई महीनों से जातिगत उत्पीड़न झेल रहे थे। उनका कसूर इतना था कि वो दलित समाज से आते थे, जिस कारण उन्हें कई दिनों से परेशान किया जा रहा था और इन्हीं सबसे तंग आकर के उन्होंने वो कदम उठाया था। ऐसी ही एक घटना 2019 में सामने आई थी जब आदिवासी समुदाय से आने वाली 23 वर्षीय डॉक्टर छात्रा पायल तड़वी ने अपने सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया और तंग आकर के उन्होंने भी जीवन से मोह त्याग दिया। यह दो घटनाएं ऐसी थी जिसने शिक्षा संस्थानों में चल रहे जातिगत भेदभाव पर नए सिरे से बहस छेड़ दी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की तरफ से लगाई गई पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यूजीसी को निर्देश दिए कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जातिगत भेदभाव है उसको रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई यह है और स्थिति इतनी गंभीर है कि उसका अनुमान आप आंकड़ों से लगा सकते हैं कि देश में के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटीज में करीब 70% दलित और आदिवासी छात्रों ने माना कि उन्होंने भेदभाव झेला है। उच्च शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट एसटी छात्रों का दाखिला आज भी बेहद कम होता है और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हर 4 में से एक दलित छात्र ने अपने टीचर के द्वारा भेदभाव की शिकायत की। और आप अंदाजा लगा सकते हैं हमने जो मूसा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो दलित समुदाय से आने वाली एक जाति वहां तो पढ़ाई पहुंची ही नहीं है, एजुकेशन पहुंचा ही नहीं है। बहुत रेयर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, बहुत रेयर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। मतलब उनकी पूरी आबादी जो 2.5 करोड़ की बिहार में उनकी साक्षरता दर ही 10% है। तो आप एक भेदभाव जो पीढ़ियों से झेलते आ रहे हैं वो भेदभाव यूनिवर्सिटीज में ना लागू हो उसको लेकर के यूजीसी ने नियम बनाया। लेकिन क्या उसमें कोई खामी है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सालों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी 2026 ने नया रेगुलेशन लेकर आई जिसका नाम है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसा हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन अब नई गाइडलाइन के खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। पूरी कहानी यह है कि गाइडलाइन आपको समझना होगा। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की तरफ से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जारी किए गए नए नियम में अब देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे। यूजीसी ने इसका दायरा बड़ा किया है। स्टूडेंट, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे वो भी इस नियम के दायरे में आएंगे। हर संस्थान को एक ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा और यह सभी के लिए मैंडेटरी होगा। जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं, इस सेंटर का काम भेदभाव संबंधित शिकायतों की जांच करना होगा। भेदभाव की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम को मेंटेन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट, एसटी, ओबीसी और अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों की भी इसमें कर्मचारियों को भी मदद करना होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में संस्थान के प्रमुख एक इक्विटी कमेटी का गठन करेंगे जो सेंटर के कामकाज को मैनेज करेगी और भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। इस कमेटी में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना जरूरी होगा। अब आपने समझ ली कमेटी क्या होगी। इस समिति जो कमेटी बनेगी उसकी बैठक साल में कम से कम 2 बार होगी और बैठक के चेयरपर्सन भी उसमें शामिल होंगे। समिति अपनी छमाही बैठकों में पिछले 6 महीनों में मिले मामलों की कार्रवाई की समीक्षा करेंगे जिसमें वे मामले भी शामिल होंगे जिसने यूजीसी के किसी अन्य नियम या उस पर लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित अन्य समितियों को भेजा गया था, यानी जो दूसरे मामले भी होंगे वो भी देखे जाएंगे। हर संस्थान में एक बॉडी जो है बनाई जाएगी, इक्विटी स्क्वाड के नाम से उसे जाना जाएगा। संस्थान जरूरत के हिसाब से इक्विटी जो स्क्वाड बना सकते हैं। इक्विटी स्क्वाड अपनी रिपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सौंपेंगे। यह एक और नियम है इसमें। यह इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर साल जनवरी और जुलाई के आखिर में अपनी एक्टिविटी की 6 महीने की रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जाएगी और यह सब पर लागू होगा। यह सनद रहे कि सारे जो हायर एजुकेशन के सेंटर हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उन सब पे हर संस्थान को एक इक्विटी हेल्पलाइन बनानी होगी जो 24 घंटे काम करेगी। अगर किसी कारण से कॉलेज की इक्विटी हेल्पलाइन काम नहीं कर रही तो उस कॉलेज से संबंधित यूनिवर्सिटी की इक्विटी हेल्पलाइन उन्हें उपलब्ध करानी होगी। जैसे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि यह सारे नियम एक सिस्टम की तरह काम कैसे करेंगे। यह तो नियम थे। यदि भेदभाव की कोई घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति घटना को रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकता है, लिखित में कर सकता है, सीधे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को ईमेल भेज सकता है या इक्विटी हेल्पलाइन भी उस पर भी फोन कर सकता है। अगर पहली नजर में मामला सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट का बनता है तो इक्विटी कमेटी का कोऑर्डिनेटर तुरंत पुलिस को सूचित करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी मीटिंग करके आगे की कार्रवाई तय करेगी। यहाँ इक्विटी कमेटी के पास 2 विकल्प हैं। अगर दर्ज कार्रवाई जो की गई उसमें शिकायत में यूजीसी एक्ट के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन जान पड़ता है तो शिकायत को संबंधी समिति के पास भेजा जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि इक्विटी कमेटी खुद शिकायत के निस्तारण का फैसला करें। ऐसी स्थिति में इक्विटी कमेटी को 15 वर्किंग डे में अपनी रिपोर्ट संस्थान के हेड को सौंपनी होगी। अगले 7 दिन संस्थान के हेड को उस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करनी होगी। यूजीसी की नई गाइडलाइन में दोषी पाए गए छात्र को क्या दंड मिलेगा इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। गाइडलाइन में लिखा है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शेल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर द रूल ऑफ HII विदिन 7 वर्किंग डेज। मतलब संस्थान का हेड संस्थान के नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा। उदाहरण के तौर पर चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है, संस्थान से निकाला भी जा सकता है, रिजल्ट रोका जा सकता है, किसी भी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। अगर जातिगत भेदभाव का कोई मामला सामने आए, यह संस्थान के नियमों और संस्थान के हेड के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि संस्थान के प्रमुख के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो इक्विटी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता EOC के कोऑर्डिनेटर करेंगे और कमेटी की रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख के अगले उच्च अधिकारी तक भेजी जाएगी। मतलब कोई भी बच नहीं सकता। अगर जातिगत भेदभाव चाहे छात्र की तरफ से हो चाहे टीचर या किसी स्टाफ की तरफ से, अगर कोई व्यक्ति इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अगले 30 दिनों के अंदर ऑब्डसपर्सन के पास अपील कर सकता है और ऑब्डसपर्सन तय समय सीमा के अंदर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यूजीसी भी इन नियमों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग समिति की गठन किया जाएगा। जो समितियों पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको कैसे गौर से देखा जाए, उनको कैसे लागू किया जाए और कैसे संस्थानों को जो है जातिगत भेदभाव रोकने का तरीका सुझाया जाए। समिति की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी तय की गई है। हर संस्थान को अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कामकाज पर एक सालाना रिपोर्ट यूजीसी संबंधित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल, संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित यूनिवर्सिटी को हर साल जनवरी के आखिर तक रिव्यू के लिए जमा करेगा।
अगर कोई संस्थान इन रेगुलेशन में किसी भी प्रावधान का पालन नहीं करता है तो कमीशन नॉन कंप्लायंस की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से रोका जा सकता है या फिर उसे जो डिग्री प्रोग्राम चला रहा है जो यूनिवर्सिटी को भी रोका जा सकता है। जो ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम मोड चलाने से रोका जा सकता है। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F और 12B के तहत रखी गई संस्थानों की लिस्ट से भी हटाया जा सकता है और फिर यह सारे कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ जो छात्र हैं अगर कोई भेदभाव करते हैं तो सिर्फ वहीं कटघरे में नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर यूजीसी एक्शन ले सकता है। तो इसका दायरा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। यह जो फैसला ये जो गाइडलाइन बनाई गई ये तो बात हो गई, नए नियम क्या बने हैं और कैसे काम करने चाहिए। अब बताते हैं आखिर इस नियम को लेकर के विरोध क्यों हो रहा है, इसमें गड़बड़ी कहाँ है, इसमें खामी कहाँ है, जिसको लेकर के बहुत मुखरता से बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं और उन मुखर आवाजों को भी सुनना जरूरी है। दरअसल डॉक्टर विनीत जोशी वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद काम शुरू किया था जब रोहित वेमुला वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इस नियम का जो शुरुआती ड्राफ्ट सामने आया उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एसटी छात्रों की सुरक्षा की बात थी, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनकी अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने इसकी समीक्षा की तो उसमें उन्होंने ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की। उनकी इस सिफारिश के चलते जो नियम लागू हुआ उसमें अब ओबीसी कैटेगरी के छात्र भी शामिल कर लिए जाएंगे। अब नियम के सामने आने के बाद जनरल कैटेगरी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और इसे दूसरा सुप्रीम कोर्ट एसटी एक्ट बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना है कि ओबीसी को इसमें शामिल करने से उनके इसके दुरुपयोग की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। यह आरोप लगाया जा रहा है जो जनरल वर्ग के छात्र हैं। दूसरा 2012 में जो नियम था उस नियम में यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान था, मगर इस नियम में इस प्रावधान को हटा दिया गया। यानी छात्रों का कहना है कि अब तक तो कोई भी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इस पर इस तरीके का जो नियम है उसका फायदा उठा सकता है और झूठा आरोप लगा सकता है बिना किसी डर के, क्योंकि अब तो जुर्माना लगेगा नहीं और तीसरा नियम पक्षपाती हो जाएगा, ऐसा छात्रों का आरोप है। और क्योंकि देखिए छात्र आपस में पढ़ते हैं, कई जगहों पे कई बार उनके आपसी विवाद भी होते हैं, तो डर ये है कि कहीं आपसी खुंदस निकालने के लिए इस नियम का इस्तेमाल ना किया जाए। दरअसल विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि इस नियम में हर जनरल कैटेगरी वालों को पहले से ही दोषी मानकर नियम बनाया गया है। गाइडलाइन में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा देते हुए लिखा गया कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति आधारित भेदभाव। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन गाइडलाइन में नहीं है। खैर जातिगत भेदभाव हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो दलित वर्ग के लोग हैं या फिर जो आदिवासी तबके से आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट एसटी तबके से आते हैं, उनके साथ ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जाति एक प्रदर्शन रचना है। अब इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस गाइडलाइन में यह साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई ओबीसी छात्र किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी दलित, किसी जनजाति के छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसी तरह ओबीसी वर्ग का छात्र अगर अन्य किसी ओबीसी जो हाशिए पर है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में भी एक दूसरे से भेदभाव होने का संभावना रहता है और कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं या फिर जैसे हमने मुसहर डॉक्यूमेंट्री की तो हमें पता चला कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मुसहर लोगों से जो जनरल कैटेगरी के लिए गए हैं वो भी भेदभाव करते हैं, जो ओबीसी हैं वो भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भेदभाव करते हैं। तो जो भारत में ये जो जाति का महीन पिरामिड है जो शक्ल में काम करता है महीन पिरामिड के, उसमें कैसे सभी की हितों की रक्षा की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले समुदाय एक दूसरे के प्रति कई बार भेदभाव का रवैया रखते हैं। हमें डॉक्यूमेंट्री के दौरान पता लगा था और हम आमतौर पे जमीन पे देखते हैं, ओबीसी में आने वाले समुदाय भी आपस में कई बार विवाद हो जाता है। तो उसमें जो भेदभाव होगा उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा।
इसमें कोई गाइडलाइन या इसमें जो अंतर्द्वंद है उसको एड्रेस नहीं किया गया। और जातिगत समस्या, जातिगत भेदभाव इतनी बड़ी समस्या है इस देश की जो हर वक्त देश को पीछे ले जाने का काम करती है। लेकिन इसमें अगर इस तरीके के नियम लागू होंगे और बाकी लोगों को बचाया जाने कि अगर कोई तरीका बनाया जाता है तो फिर सवाल उठने लग जाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव तो कोई किसी से भी कर सकता है। इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों की ही बात क्यों की गई है। अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र अगर किसी दलित के साथ करता है तो उसकी बात क्यों नहीं की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा पहले से हासिल, लेकिन अब ओबीसी वर्ग का इस किस्म के प्रावधानों में आना और यूजीसी की गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव में पीड़ित पक्ष में रखने के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों का आरोप है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित होकर लिया गया है। इस आरोप और इसके पीछे राजनीति को समझने के लिए हमें दक्षिण के राज्य कर्नाटक चलना होगा। और वहां पे क्या हो रहा है? कर्नाटक में ओबीसी राजनीति का गढ़ रहा है। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 28 नवंबर 2025 को यह घोषणा की कि वे आगामी विंटर सेशन में रोहित वेमुला एक्ट को सदन में रखने जा रहे हैं। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए बाकायदा सजा और जुर्माने का प्रावधान था। अगर दोषी सिद्ध होता है तो 10,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया था। अब दूसरी बार दोष सिद्ध होता है तो 3 साल की कैद 1 लाख जुर्माने का नियम था। 17 जनवरी 2026 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि जल्द ही कांग्रेस और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारें रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने जा रही हैं। ओबीसी को ओप्रेस्ड क्लास में रखने का पहला शिगुफा कर्नाटक के रोहित वेमुला एक्ट से शुरू हुआ। ओबीसी देश का सबसे बड़ा और प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग है और ऐसे में आरोप लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के इस दांव को काउंटर करने के लिए नई गाइडलाइन में ओबीसी को भी शामिल किया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत ज्यादा विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है इस पूरे फैसले को लेकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूजीसी का ये कदम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातिगत भेदभाव जैसी घटनाएं हमारे सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्रों का यह डर भी पूरी तरह गलत नहीं है कि बिना किसी जुर्माने या चेक अनबैलेंस के यह कहीं हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, आपसी रंजिश का जो उस आपसी रंजिश को निकालने का जरिया ना बन जाए। ऐसे में असली चुनौती कॉलेज प्रशासन के सामने होगी कि वो कैसे पीड़ित के साथ न्याय करते हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा न देने। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।